Good morning, all of you. मैं क्षितिज जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन के शेरवानी कॉलेज कोटा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं और इनकम टैक्स की महत्वपूर्ण विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इनकम टैक्स, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, अर्थात आयकर, निवास स्थान एवं कर दायित्व। इस क्लास में हमें डिस्कस करना है कि निवास स्थान के आधार पर व्यक्तियों को कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है और किन किन व्यक्तियों को कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देना होगा। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपना स्पीकर को अभी बंद करके रखना, तो जैसे कोई डाउट रहेगा यस सर। चालू करके क्वेश्चन को पूछ लेना। ठीक है, तो देखिए अपन लोगों ने स्टार्ट किया था निवास स्थान और कर दायित्व के बारे में। अपन ने जी सबसे सर। पहले देखा था कि आयकर जो इनकम टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, भारत सरकार लगाती है। और जो आयकर है वो सिटीजनशिप या नागरिकता के आधार पर नहीं लगता है, बल्कि आयकर जो लगता है वो निवास स्थान के आधार पर लगता है। ठीक है, निवास स्थान का मतलब है कोई व्यक्ति भारत में अगर रह रहा है, चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो, चाहे ब्रिटेन का नागरिक हो, चाहे कहीं किसी ऑस्ट्रेलिया का नागरिक, किसी भी देश का नागरिक हो, यदि उसने पैसा भारत से अर्न किया है, भारत से पैसा कमाया है, तो उसको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको उस समय बताया था कि आयकर का संबंध नागरिकता से नहीं है, निवास स्थान से है। निवास स्थान के आधार पर अपन लोग इनकम टैक्स लगाते हैं। फिर अपन ने देखा था कि अपना रेसिडेंस के हिसाब से अपन लोग टोटल निवासियों को 3 प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है साधारण निवासी यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा होता है असाधारण निवासी यानी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा होता है अनिवासी या नॉन रेसिडेंट। साधारण निवासी बनने के लिए 2 कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन थी और एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन थी। तो जो व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से दोनों में से किसी एक कंडीशन को पूरा कर लेगा और एडिशनल दोनों कंडीशन को पूरा कर लेगा, वो व्यक्ति भारत का साधारण निवासी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कंडीशन में पहली कंडीशन थी कि गत वर्ष में कम से कम वो 182 दिन भारत में रहेगा, या फिर गत वर्ष के पहले के 4 साल में 365 दिन और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहेगा। तो ये आपकी बड़ी सी कंडीशन हो गई थी। इन दोनों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। एडिशनल कंडीशन में अपन ये देखे थे कि गत वर्ष के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल तक भारत में निवासी के रूप में रहेगा। और दूसरा कंडीशन है आपका गत वर्ष के पहले के 7 साल में वो कम से कम 730 दिन भारत में रहेगा। उस पर लगातार भारत में रहना जरूरी नहीं है, सब मिलाकर के 730 दिन का टोटल उसका 7 साल में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति पहले की दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा कर ले बेसिक वाली, और जो दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा कर लेता है, वो भारत में साधारण निवासी माना जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने नेक्स्ट आगे डिस्कस किया था असाधारण निवासी के लिए। जो व्यक्ति ऊपर की दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को तो पूरा कर लेता है, पर नीचे की एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी उसकी बेसिक कंडीशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन एडिशनल कंडीशन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है दोनों को, इसीलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, असाधारण निवासी बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड में अपन देखे थे अनिवासी व्यक्ति। यहाँ पे लिखा था थर्ड में अपन देखे लिखे थे अनिवासी व्यक्ति। अनिवासी व्यक्ति के लिए है कि जो व्यक्ति ऊपर की बेसिक कंडीशन को ही पूरा नहीं कर पाता, जो व्यक्ति शुरुआत की दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका अनिवासी कहलाएगा। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। अब एकदम ध्यान से देखेंगे, इसमें यह लिखा हुआ है कि कर का दायित्व किसके किसके ऊपर आता है, मतलब जो इनकम अपन देख रहे हैं वो इनकम कर योग्य किसके किसके लिए। तो अपना 3 अपन चीजें पढ़ लिए, साधारण निवासी को पढ़ लिए, असाधारण निवासी को पढ़ लिए और अनिवासी को पढ़ लिए। तो साधारण निवासी कब कब कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देगा उसको अपने को देखना है, असाधारण निवासी कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देगा उसको अपने को देखना है, और अनिवासी व्यक्ति कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देगा और कौन कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं देगा उसको अपने को देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समरी में आपको मैं बता देता हूँ। इस 8 पॉइंट दिए गए हैं, इसकी समरी सबसे पहले है कि अगर कोई पैसा भारत से कमाया गया होगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पैसा भारत से कमाएगा, तो चाहे वो साधारण निवासी हो, चाहे वो असाधारण निवासी हो, चाहे वो अनिवासी हो, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में कमाएगा और भारत में प्राप्त करेगा तब भी उसको कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा, तीनों कंडीशन में। अगर व्यक्ति पैसा भारत में कमाएगा और भारत के बाहर प्राप्त करेगा तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सभी लोग को। दूसरा चीज है फिर अपन, ऐसा हो सकता है कि पैसा भारत के बाहर कमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति पैसा भारत के बाहर कमा रहे हैं। जैसे मान लो मेरा एक मकान अमेरिका में, एग्जांपल के लिए मैं पैसा अमेरिका में मेरे को मकान के किराए की इनकम अगर हो रही है, तो मैंने पैसा अमेरिका से कमाया है। ठीक है, अमेरिका से अगर कमा रहे हैं, किराया अपन ने अमेरिका से कमाया, लेकिन अगर वो पैसा अपन भारत में प्राप्त कर रहे हैं, अगर पैसा भारत में प्राप्त किया जाता है तब भी साधारण निवासी को, असाधारण निवासी को और अनिवासी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है। भारत में अगर पैसा प्राप्त करेंगे, तो चाहे वो साधारण निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे वो अनिवासी हो, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है, आपको चेक करना पड़ेगा पैसा भारत में कमाया गया है तब भी तीनों में एक्सपेक्टेशन में टैक्स देना पड़ेगा,
और यदि पैसा भारत में प्राप्त किया गया है तब भी तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पांचों पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना। अब एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि वो व्यक्ति भारत में पैसा नहीं कमा रहे हैं और भारत में प्राप्त भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी पैसा भी कमा रहे हैं भारत के बाहर और भारत के बाहर ही प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको एकदम ध्यान रखना उस चीज़ को। अगर कोई व्यक्ति साधारण निवासी है, साधारण निवासी है, साधारण निवासी किसी भी कंडीशन में आयकर विभाग के जो दायरा है बनाया हुआ उससे बच नहीं सकता, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अगर वो पैसा भारत के बाहर कमा रहे हैं और भारत के बाहर प्राप्त कर, जैसे मान लो दीपक बोल रहे हैं कि मैं कभी अमेरिका नहीं गया, ठीक है, लेकिन अपन मान के चलते कि दीपक से कुछ पैसा अमेरिका से कमाया होगा, अमेरिका में मान लेते हैं उनकी कोई दुकान है, दुकान से उनको किराया मिल रहा है। ठीक है, अब दीपक यहाँ पे भारत के साधारण निवासी है, आयकर के हिसाब से साधारण निवासी है, उन्होंने पैसा कमाया विदेश से, उन्होंने कमाया अमेरिका से पैसा कमाया, दुकान का किराया है और अमेरिका में ही प्राप्त कर लिया। मान उनका अमेरिका में बैंक अकाउंट है और वहाँ बैंक अकाउंट में उनका किराए का पैसा जमा हो गया। इसका मतलब उन्होंने पैसा कमाया विदेश में और पैसा प्राप्त किया विदेश में, लेकिन चूंकि वो भारत के साधारण निवासी हैं इसलिए उनको हर हालत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आगे दीपक समझ में हाँ सर। है ना। इसमें एक पॉइंट आखिरी वाले को ध्यान रखना। अगर मान लो दीपक अनिवासी होते, अगर अनिवासी होते मतलब उनको, वो भारत का जो बेसिक कंडीशन उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अनिवासी है तो अगर अमेरिका में ही पैसा कमा रहे हैं और अमेरिका में ही प्राप्त कर रहे हैं, उनके बैंक खाते में वही जमा हो जा रहा है, तो अगर वो अनिवासी है तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को और थर्ड वाले पॉइंट को आप लोग याद कर लो। अगर साधारण निवासी है तो विदेश में कमाई गई इनकम पे और विदेश में प्राप्त की गई इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, और यदि अनिवासी है तो थर्ड में देखो लिखा हुआ है आपका, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई अपन बिजनेस चला रहे हैं, अपनी कोई कंपनी मान लो चला रहे हैं अपन लोग, उस कंपनी का नियंत्रण भारत से, ठीक है, तो अपन पैसा कमा रहे हैं अमेरिका में, पैसा प्राप्त भी कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन वो एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस का कंट्रोल भारत से होता है, यानी आप यहाँ बैठे बैठे उस बिजनेस को कंट्रोल करते हो, तो असाधारण निवासी की कंडीशन में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस का कंट्रोल भारत से नहीं है, ठीक है, यानी अमेरिका में आप पैसा कमा रहे हो, अमेरिका में प्राप्त कर रहे हो और उस बिजनेस का कंट्रोल भारत से नहीं है, तो भारत से अगर नहीं है तो आपको असाधारण निवासी की कंडीशन में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ को आप याद रखना। साधारण निवासी होने की कंडीशन में आप जब कहीं का भी पैसा कमाओ आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अनिवासी होते हो तो आपको विदेश में कमाई गई या विदेश में प्राप्त की इनकम पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट को आप याद रखना। पहले वाली कंडीशन में आपको हमेशा टैक्स देना पड़ेगा और थर्ड वाली कंडीशन में विदेश में प्राप्त की गई और विदेश में कमाई गई आय पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बीच वाली कंडीशन में असाधारण निवासी के लिए आप याद रखना, अगर वो इनकम बिजनेस की इनकम होगी तभी आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस की यदि इनकम है और यदि उस बिजनेस का कंट्रोल भारत से है तो आपको असाधारण निवासी की कंडीशन में टैक्स देना है। और यदि आपकी ऐसी इनकम जो विदेश में ही कमा रहे हैं, विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं और बिजनेस की इनकम है पर उसका कंट्रोल भारत से नहीं है, तो आपको वहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दीपक समझ आ गया सभी चीज? हाँ सर, आ गया पूरा। ये 5-6 पॉइंट आपके हो गए। इसके बाद में आपका 7वां पॉइंट लिखा हुआ कि अन्य किसी साधन से गत वर्ष में आए, मतलब बिजनेस को छोड़ के अगर अन्य किसी साधन से इनकम होती है जो भारत में, भारत के बाहर प्राप्त होती है, भारत के बाहर ही अपन उसको कमाते हैं, भारत के बाहर उपार्जित करते हैं, इसका मतलब विदेश में कमाई गई आय है और विदेश में प्राप्त की गई आय है। तो आप सभी बताया था मैं, साधारण निवासी तो बचेगा नहीं, साधारण निवासी को टैक्स देना ही पड़ेगा। यदि आप अनिवासी होते हो तो विदेश में कमाई गई आय और विदेश में प्राप्त की गई आय पर टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यदि वो इनकम बिजनेस की इनकम है तो आपको देखना है कि अगर कंट्रोल भारत से है तो आप टैक्स दोगे और कंट्रोल भारत से नहीं है तो आप टैक्स नहीं दोगे। ठीक है, बिजनेस को छोड़ करके यदि अन्य कोई इनकम है आपको, मान लीजिए जैसे आपकी सैलरी की इनकम हो सकती है या आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है या फिर आपकी अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, अन्य किसी भी साधन से अगर आपकी आय होती है बिजनेस को छोड़ करके, तो असाधारण निवासी की कंडीशन में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और आखिरी पॉइंट है आपका, यदि पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त और भारत के बाहर उपार्जित तथा उदय हुई आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है, मतलब ऐसी कोई इनकम है जो पहले के कुछ सालों की है, गत वर्ष को छोड़ करके पहले के सालों की है, उस इनकम को आपने पहले ही प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, तो आयकर विभाग ये मानता है जिस साल की इनकम थी उस साल आपने उसका टैक्स दे दिया होगा, इसलिए आपको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखिए, अगर आप साधारण निवासी होंगे तब भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, असाधारण निवासी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अनिवासी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अशफाक समझ में आ गया? यस सर, आ गए। आप एक बार थोड़ा रिपीट करके बता पाओगे कौन कौन सी इनकम पे किसको किसको टैक्स देना पड़ेगा? जी सर, कोई भी इनकम जो भारत से कमाई गई हो वो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, और बाहर से कमा कर आए हैं लेकिन अगर वो भारत में ला रहे हैं तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा।
भारत और कोई भी इनकम, अपन प्राप्त कहाँ की, उससे मतलब भारत में लाने से मतलब नहीं है। अपन अगर भारत में प्राप्त हाँ अगर तब देना पड़ेगा ना। हम्म, हाँ ठीक है, फिर अगर वो भारत में प्राप्त कर रहा है तब उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और बाहर कमा रहा है, बाहर में ही प्राप्त कर रहा है, हाँ लेकिन उसका कंट्रोल वो भारत से हो रहा है, हाँ तो साधारण निवासी को देना पड़ेगा। हाँ और असाधारण निवासी को भी देना पड़ेगा, लेकिन अनिवासी को नहीं देना ठीक पड़ेगा। है। और ये इनकम बिजनेस की इनकम होना चाहिए ना, बिजनेस की इनकम होना चाहिए, और उसका कंट्रोल अगर भारत से होगा तब असाधारण निवासी देगा। ठीक है। हाँ ठीक, बढ़िया जी सर। बताया। आगे और कौन सा जी फिर है? और वो था कि मैं अगर पहले के कमाए हुआ है पिछले वर्षों का, हाँ और फिर उसको भारत लेकर आ रहे हैं, तो उसमें किसी को इनकम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि आयकर विभाग ये मान के चलता है कि जिस साल की इनकम थी उस साल का टैक्स उस समय दे दिया गया होगा, इसलिए दोबारा आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक, सवाल पढ़ोगे अशफाक? एक एक पॉइंट को अपन पढ़ते हैं, 7 पॉइंट इसमें जी दिए गए हैं, और 7 पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में दिखाई जी दे सर। रहा है कि उपयुक्त विवरण से नरेश शर्मा जी की कार्य निर्धारण वर्ष 2021 के लिए सकल कुल की गणना करना है। यदि वो साधारण निवासी है या निवासी है तो क्या होगी, असाधारण निवासी है तो क्या होगी, और अनिवासी है तो क्या होगी। ये 7 पॉइंट है। अपन जी पॉइंट को देखते चलते हैं, उसका जी सॉल्यूशन भी साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है वो पढ़ के जी बताओ सर। अशफाक, क्या लिखा है? श्री नरेश शर्मा ने गत वर्ष 2019-20 की आय का विवरण निम्न प्रकार दिया है। पॉइंट नंबर 1 है, इंग्लैंड में व्यापार से लाभ जो भारत में प्राप्त हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12,000 रुपए। 12,000 रुपये। इसमें एक पॉइंट को सबको ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है इंग्लैंड में व्यापार से लाभ जो भारत में प्राप्त हुई, तो अपन को सब सवाल में सिर्फ ये खोजना है, पैसा भारत में कमाए हैं क्या, उसको खोजना है अपने को, और पैसा भारत में प्राप्त किए क्या, उसको खोजना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में प्राप्त हुए लिखा हुआ है ना, 12,000 रुपये। तो अगर भारत में प्राप्त हुए जी सर। 12,000 रुपये, इसका मतलब है कि वो निवासी होंगे तब भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, असाधारण निवासी होंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, और अनिवासी होंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा जी पहला पॉइंट में, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत में प्राप्त कर रहे हैं अपन लोग, तो 12,000 रुपये निवासी भी दे रहा है, 12,000 रुपये असाधारण निवासी की कंडीशन में भी देना है, और 12,000 रुपये अनिवासी कंडीशन में भी देना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है, क्योंकि पैसा भारत में प्राप्त हो रहा है ना, तो तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ जाएगा। क्लियर है पहला पॉइंट? सेकंड जी पॉइंट, सर। हाँ सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। पाकिस्तान में मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त हुई 2,000 रुपए। ठीक है, ये पैसा 2,000 रुपये भारत में प्राप्त कर रहे हैं, ये भी पैसा भारत में प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, देखो दो जी हजार सर। रुपये लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, तो 2,000 रुपये रेसिडेंट के लिए भी टैक्स जी देना पड़ेगा, 2,000 रुपये नॉट अर्निंग रेसिडेंट के लिए देना पड़ेगा, और 2,000 रुपये नॉन रेसिडेंट के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा भारत में प्राप्त हो रहा है, इसलिए तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। बांग्लादेश में मकान संपत्ति से आय वही एक बैंक में जमा की, ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना, 4,000 रुपए। 4,000 रुपये बांग्लादेश में मकान संपत्ति से आया वहीं के बैंक में जमा की, इसका मतलब है अपन ने पैसा मकान संपत्ति से बांग्लादेश में कमाया है, और बांग्लादेश के बैंक में जमा की, मतलब बांग्लादेश में ही प्राप्त किया है। ठीक है, अपन बांग्लादेश में कमा रहे हैं, बांग्लादेश में ही प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब विदेश में कमाई गई इनकम है, विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको अभी बताया था मैं, साधारण निवासी को तो देना पड़ेगा हमेशा, साधारण निवासी तो बच नहीं सकता। ठीक है, सवाल में लिखा होगा जी साधारण निवासी है, 4,000 रुपये विदेश में कमाई गई और विदेश में प्राप्त की इनकम है, साधारण निवासी को तो टैक्स देना ही पड़ेगा 4,000 रुपये पे। अनिवासी सबसे लास्ट वाला, इसको तो हमेशा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, विदेश में कमाई गई विदेश में प्राप्त की इनकम तो इसको देना नहीं पड़ेगा। अपन असाधारण निवासी के लिए देखते हैं, तो आपको ये चेक करना है क्या वो इनकम बिजनेस की इनकम है, पहला वो देखना है, और क्या उसका नियंत्रण भारत से। तो इस वाले पॉइंट में ऐसा नहीं लिखा है कि इनकम बिजनेस की इनकम है, और ये भी नहीं लिखा है कि उसका नियंत्रण भारत से है, इसलिए असाधारण निवासी की कंडीशन में भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में तो कोई डाउट नहीं है, साधारण निवासी हमेशा 4,000 रुपये पर टैक्स देगा, अनिवासी कभी नहीं देगा लास्ट वाले पॉइंट में। केवल बीच वाले के लिए आपको देखना है कि वो इनकम बिजनेस की इनकम है या नहीं, और दूसरा उसका कंट्रोल भारत से है कि नहीं। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, असाधारण निवासी के लिए भी अपन डैश करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर। फिर फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा है। इंडोनेशिया में व्यापार से लाभ वही एक बैंक में जमा किए, यह व्यापार भारत से नियंत्रित है, भारत से नहीं, इंडोनेशिया मतलब 5,000 रुपए। 5,000 रुपये। ठीक है, अपन इंडोनेशिया मतलब विदेश में 5,000 रुपये कमाया, और वहीं अपन बैंक में जमा किए, मतलब अपन वहीं पैसा प्राप्त भी कर रहे हैं 5,000 रुपये, तो विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में तो कोई डाउट जी सर। नहीं आप लोग को, फर्स्ट कंडीशन में विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में प्राप्त कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये में निवासी तो टैक्स देगा, देखो 5,000 रुपये यहाँ पे निवासी टैक्स देगा, ये एकदम कंडीशन एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और लास्ट वाले में अनिवासी टैक्स नहीं देगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साधारण निवासी विदेश में कमाएंगे और विदेश में प्राप्त की इनकम पे हमेशा टैक्स देगा, इसलिए यहाँ पे 5,000 लिखना है,
और अनिवासी विदेश में कमाई गई और विदेश में प्राप्त की इनकम पे टैक्स नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे अपन को छोड़ देना है। अब बीच वाले असाधारण निवासी की अपन बात करें, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, इसमें क्या है कंडीशन, अगर बिजनेस की इनकम है और उसका नियंत्रण भारत से है तब वो असाधारण निवासी टैक्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। यहाँ पे क्या पढ़े थे अशफाक, सवाल में लिखा था कि इंडोनेशिया से व्यापार के लाभ बैंक वहीं के बैंक में जमा की, यह व्यापार भारत से नियंत्रित है, क्योंकि बिजनेस की इनकम है और भारत से कंट्रोल, जी सर। इसलिए 5,000 रुपये पे असाधारण निवासी टैक्स देगा। ठीक है, तो देखो पहले वाले में 5,000 लिख दिया, जी सर। असाधारण निवासी में भी 5,000 लिख दिया और अनिवासी वाले में डैश कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, भोपाल में उपार्जित परंतु सिंगापुर में प्राप्त 6,000 रुपये, 6,000 है रुपये। ना। अब भोपाल कहाँ पर है, भोपाल भारत। भारत में है ना, इसका मतलब भोपाल भारत में है, हाँ। मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में उपाधि मतलब भारत में पैसा कमा रहे हैं, तो आगे सवाल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर पैसा भारत में कमाया गया है तो कोई भी बचने वाला नहीं है। 6,000 रुपये पे तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना पड़ेगा, तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले वाले में भी 6,000 लिख दिया, दूसरे जी वाले में भी 6,000 लिख दिया, तीसरे वाले में भी 6,000 लिख दिया। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा भारत में कमाया गया है तब भी तीनों देंगे, तीनों कंडीशन में, और पैसा भारत में प्राप्त किया गया तब भी तीनों कंडीशन में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6,000 रुपये अपन तीनों में जी अपन सर। लिखते गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है छठवां, क्या लिखा है, भा, भारत में व्यापार लाभ 15,000 रुपये। ठीक है, भारत में व्यापार से लाभ 15,000 रुपये। अब पैसा भारत में ही कमा रहे हैं, भारत में व्यापार से लाभ मतलब भारत में व्यापार चल रहा है, भारत में चल रहा है मतलब जी सर। कोई नहीं बचने वाला। 15,000 रुपये पहली कंडीशन में भी देना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन में भी देना पड़ेगा, तीसरी कंडीशन में भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा भारत से कमाया गया। जी। ये सातवां पॉइंट क्या लिखा है, भूतकाल में बिना कर भूतकाल में बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष भारत लाई गई। ठीक है, मतलब वही भूतकाल में मतलब पिछले सालों में अपन ने कुछ 20,000। पैसे कमाए थे, विदेश में कमाए थे और विदेश में ही प्राप्त किए होंगे, उस पैसे को गत वर्ष में अपन भारत में लेकर आए। तो अभी आपको बताया था आखिरी वाला पॉइंट, भूतकाल की कोई इनकम कर दिया भारत में लेकर आते हो तो उस पर आयकर विभाग ये मान के चलता है कि पहले ही अपन ने टैक्स दे दिया है, इसे दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए साधारण निवासी में भी अपन डैश कर दिए, असाधारण निवासी में भी डैश कर दिया, अनिवासी में भी डैश कर दिया। ठीक है, तो अपन सबका टोटल कर देंगे, तो निवासी का सबका अपन टोटल करेंगे तो 44,000 रुपये की इनकम पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। यदि वो असाधारण निवासी होते हैं नरेश शर्मा तो उनको 40,000 की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, और यदि नरेश शर्मा अनिवासी है भारत में गत वर्ष में तो आपको उनको 35,000 की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सरल है। दीपक सवाल पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एक काम करते हैं, 6 पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ है किशन लाल की सकल कुल आय की गणना करना है, यदि वो निवासी है, असाधारण निवासी है, अनिवासी। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में गणना करना है। पहला पॉइंट आप पढ़ रहे हो, पाकिस्तान में कृषि से आय। ठीक है, इसका मतलब पैसा कहाँ कमा रहे हैं अपन लोग, पाकिस्तान। और पैसा प्राप्त कहाँ कर रहे होंगे, ऐसा तो लिखा तो है नहीं सवाल में, तो कहाँ प्राप्त किए होंगे पैसा, है नहीं कहाँ पाकिस्तान से हाँ ठीक है भाई, जहाँ, क्योंकि कृषि मतलब हाँ कृषि पाकिस्तान में की है, तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति जहाँ पैसा हाँ, कमाता है वहीं प्राप्त करता है। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वहीं प्राप्त करेगा। जैसे मान लो कि आप भुटकू में रहते हो, तो भुटकू में पैसा कमाओगे तो भुटकू में ही प्राप्त करोगे ना उसको, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई गनियारी में रहता है, गनियारी में पैसा कमा रहा है तो गनियारी में ही प्राप्त करेगा। तो जहाँ कमाएंगे वहीं प्राप्त करेंगे, ऐसा लिखा नहीं, मतलब जहाँ पे कमाएंगे वहीं पे प्राप्त किया गया, अपना सामान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान की कृषि क्या थी, पाकिस्तान में कमा रहे हैं और पाकिस्तान में ही प्राप्त कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा अपने को, निवासी होंगे तो देना पड़ेगा सर, साधारण निवासी है तो देना पड़ेगा, ठीक है। और और असाधारण निवासी है तो तो उसमें कंडीशन ये देखना पड़ेगा, विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या वो इनकम बिजनेस की इनकम है क्या, और क्या उसका नियंत्रण भारत से है क्या। तो यहाँ बिजनेस की इनकम तो दिखाई नहीं दे रही, कृषि को अपन बिजनेस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बिजनेस की इनकम नहीं है और उसका नियंत्रण भी भारत से नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ पर सवाल जब हल किया होगा तो असाधारण निवासी में भी डैश कर दिया, क्योंकि वो विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में प्राप्त कर रहे हैं, वो इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है और उसका नियंत्रण भारत से नहीं है, इसीलिए यहाँ पे असाधारण निवासी में डैश कर दिया। ठीक है, और अनिवासी तो देगा ही नहीं, विदेश में कमाएंगे, विदेश में प्राप्त की इनकम से। तो पहले नंबर के पॉइंट में और थर्ड नंबर के पॉइंट में साधारण निवासी में और अनिवासी में तो कोई डाउट नहीं है। साधारण निवासी हमेशा विदेश में कमाई गई इनकम और विदेश में प्राप्त की इनकम पर टैक्स देगा, और अनिवासी कभी नहीं देगा। तो पहले और तीसरे में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहला वाला साधारण निवासी हमेशा देगा, और अनिवासी विदेश की कमाएंगे, विदेश में प्राप्त की इनकम पर कभी टैक्स नहीं देगा। ठीक है, अब रही बीच वाले की बात असाधारण निवासी की, तो यदि वो विदेश में कमाई गई है और बिजनेस की इनकम है और उसका नियंत्रण भारत से है तो वो टैक्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो दूसरा पॉइंट को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, भारत में वेतन प्राप्त की परंतु सेवा इराक में की गई। ठीक है, तो आगे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैसा प्राप्त कहाँ पे कर रहे हो,
भारत में ना। भारत में। हाँ तो बस आगे पूरा पढ़ने की जरूरत, अगर भारत में कमाए हो तब भी सब कंडीशन में टैक्स देना है, अगर पैसा भारत में प्राप्त करो तब भी सब कंडीशन में टैक्स देना है। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत में प्राप्त किए 12,000 रुपये, देखो इसमें लिखा होगा 12,000 पहले वाले में भी लिख दिया, 12,000 दूसरे वाले में भी लिख दिया, 12,000 तीसरे वाले में भी लिख दिया। ठीक है, एकदम क्लियर है कि पैसा भारत में प्राप्त किया गया। यस सर। हाँ ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है? भारत में व्यापार से आय। 12,000 रुपये। ठीक है, पैसा भारत में कमा रहे हैं अपन लोग, तो 12,000 देखो इसमें थर्ड वाले भारत में कमा रहे हैं, इसलिए पहले वाले कंडीशन में भी टैक्स देना है, दूसरे वाली कंडीशन में भी टैक्स देना है, और तीसरे वाली कंडीशन में भी टैक्स देना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अरे इसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट पढ़ो, चलेगा? फिर समझाता हूँ इसको। एक घरेलू कंपनी से लाभांश 2000। हाँ, सकल घरेलू। इसमें एक बात ध्यान रखना, हाँ अपन चूंकि एक व्यक्ति की हैसियत से अपन किशन लाल की इनकम की गणना कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना भारतीय कंपनी से अगर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है लाभांश के रूप में, उसको पैसा मिल रहा है, तो भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश भारतीय कंपनी के लिए टैक्सेबल है, उस पर भारत कंपनी रहेगी वो टैक्स दे देगी। ठीक है, तो कंपनी से अगर कोई, एक मिनट स्पीकर बंद करना दीपक, है ना, स्पीकर को 1 मिनट के लिए बंद कर लो। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त कर, तो लाभांश का मतलब होता है लाभ का हिस्सा ना, उसको अपन लाभांश बोलते हैं। तो अगर कंपनी से लाभ का हिस्सा जो लाभांश के रूप में मिलता है भारतीय कंपनी से, तो आयकर विभाग का नियम यह है कि इनकम जो कंपनी रहती है, कंपनी अपनी इनकम पे टैक्स देती ही है, और उस टैक्स का देने के बाद जो लाभ का हिस्सा बचेगा वो हिस्सा अगर किसी व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि उस इनकम पे पहले एक बार टैक्स कंपनी दे चुकी है, इसलिए उस इनकम का टैक्स देने के बाद जो हिस्सा बचा अगर किसी व्यक्ति को मिलता है, तो उस व्यक्ति के लिए वो कर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मगर उसमें नियम है कि भारतीय कंपनी से अगर लाभांश मिलेगा तभी कर मुक्त होगा ना वो, क्योंकि भारतीय कंपनी उस इनकम पे इनकम टैक्स अपना दे देगी, इसलिए उस पर टैक्स देने के बाद जो पैसा आपका बचेगा लाभांश के रूप में, वो पैसा अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए वो पैसा कर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, कंपनी के लिए वो टैक्सेबल है, और उस इनकम पे एक बार टैक्स लग चुका है, और उसके बाद वो पैसा आपको टैक्स देने के बाद, जैसे उनको 2,000 रुपये मिल रहा है, तो टैक्स देने के बाद के पैसा किशन लाल को मिल रहा है यहाँ पे, तो उस इनकम पे एक बार टैक्स लग चुका है, भारतीय कंपनी दे चुकी है टैक्स, इसलिए दोबारा इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता, एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगेगा, 2 बार आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्लियर है? तो यहाँ पे देखो लिखा होगा यहाँ पे चौथे नंबर के पॉइंट पे, डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, यानी भारतीय कंपनी से लाभांश एग्जाम्प्ट 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 लिख दिया होगा, मतलब पहले एक कंडीशन में भी कर मुक्त है, दूसरे वाली कंडीशन के लिए भी कर मुक्त है, और तीसरी कंडीशन के लिए भी कर मुक्त है। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है दीपक, आगे बढ़े, अगला पढ़ो पॉइंट, पढ़ो पांचवा यस पॉइंट। सर। चौथा पॉइंट सबको समझ में आ गया? बांग्ला ठीक है, पांचवा पॉइंट, बांग्लादेश में बैंक जमा पर कमाई गई तथा प्राप्त की गई ब्याज 6,000। 6,000 रुपये। बांग्लादेश में पैसा बैंक में अपन जमा कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश में ही कमा रहे हैं और बांग्लादेश में ही प्राप्त कर रहे हैं, मतलब विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन और थर्ड कंडीशन में डाउट होगा नहीं आपको। पहली कंडीशन में साधारण निवासी को टैक्स देना ही पड़ेगा, विदेश में कमाई गई और विदेश में प्राप्त की इनकम पर साधारण निवासी तो बचेगा नहीं, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। और अनिवासी जो आखिरी वाला है थर्ड कंडीशन में, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है इस इनकम पर। ठीक है, तो पहले में कोई डाउट नहीं है, साधारण निवासी हमेशा टैक्स देगा, विदेश में कमाएगी या विदेश में प्राप्त की इनकम पे, और अनिवासी कभी नहीं देगा। फर्स्ट और थर्ड में तो कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, फर्स्ट वाले में 6,000 रुपये टैक्सेबल कर दिया है, और थर्ड वाले में डैश कर दिया। ठीक है, अब बीच वाले की अगर बात करें, बीच वाले कंडीशन में आपको ये देखना था कि क्या वो पैसा बिजनेस का इनकम था और क्या उसका कंट्रोल भारत से था क्या। तो यहाँ पे सवाल में ऐसा नहीं लिखा, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि बैंक का इंटरेस्ट था ये वाला, बैंक को जो पैसा जमा उसको ब्याज मिला है, तो ये मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है और इसका कंट्रोल भारत से नहीं है, इसलिए आपको असाधारण निवासी के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है दीपक? यस सर। ठीक है, अब छठवां पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? श्रीलंका में व्यापार से आय हम्म, जो भारत से नियंत्रित है तथा आय भारत भेज दी गई है ठीक है, 14,000। 14,000 रुपये। इसका मतलब श्रीलंका में व्यापार से आया, मतलब श्रीलंका में अपन कमा रहे हैं, भारत से कंट्रोल है उसका, और आय भारत भेज दी गई। तो यहाँ भेज दी गई से कोई मतलब नहीं, आय प्राप्त कहाँ पे किए होंगे अपन लोग? श्रीलंका में कमा रहे हैं, बिजनेस की इनकम है, अपन प्राप्त कहाँ से हम्म। किए लोग उसको? श्रीलंका भी प्राप्त होंगे ना उसको, केवल जहाँ कमाते हैं लगभग वहीं प्राप्त कर लेते हैं। अगर सवाल में लिखा है भारत भेज दी गई, तो बाद में भारत भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, उसका आपको कंफ्यूज नहीं होना, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत में भारत भेजा है उसको अपन ध्यान में नहीं देंगे, अपन ने पैसा श्रीलंका में व्यापार से कमाया है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि पैसा श्रीलंका में ही प्राप्त किया गया। ठीक है, क्लियर है? बाद में भारत भेजे हैं तो बाद में भारत भेजे या मत भेजे उससे कोई मतलब नहीं, अपन ने पैसा कमाया श्रीलंका में और पैसा प्राप्त भी किया है श्रीलंका में, इसका मतलब विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें पहले वाले थर्ड वाली कंडीशन में तो कोई डाउट नहीं है।
पहले वाली कंडीशन में साधारण निवासी को हमेशा टैक्स देना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले वाली कंडीशन में साधारण निवासी हमेशा देगा विदेशी कमाई के विदेश की प्राप्त की गई इनकम पर, और अनिवासी कभी नहीं देगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। पहला वाला कंडीशन में साधारण निवासी देगा और अनिवासी थर्ड वाली कंडीशन में कभी नहीं देगा। ठीक है, अब रही बीच वाले की बात असाधारण निवासी का, तो आपको ये देखना है कि क्या वो इनकम बिजनेस की इनकम थी और क्या उसका नियंत्रण भारत से था क्या। तो क्या लिखा है सवाल में, भारत से नियंत्रित था लिखा है सवाल में, आप पढ़े तो दीपक, व्यापार से आय है और भारत से नियंत्रित है ना। तो व्यापार की इनकम की है हाँ और सर। कंट्रोल भी भारत से है, इसका मतलब असाधारण निवासी को 14,000 रुपये पर यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, याद आ गया सब लोग को, समझ में तो यहाँ पे टोटल हाँ सर। साधारण निवासी का टोटल आपका आ जाएगा 74,000 रुपये, असाधारण निवासी का नॉट ऑर्डर रेसिडेंट का टोटल आपका आ जाएगा 38,000 रुपये और नॉन रेसिडेंट का टोटल आपका आ जाएगा 24,000। इसका मतलब है कि जो अपन पढ़ रहे किशन लाल की इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, किशन लाल यदि निवासी होंगे तो उनको 74,000 रुपये की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, यदि वो असाधारण निवासी होंगे तो उनको 38,000 की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, यदि वो अनिवासी होंगे तो उनको 24,000 की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सर एक बार जी चौथा सर। पॉइंट और समझाइए ना। चौथा पॉइंट है आपका डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, भारतीय कंपनी से लाभांश। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। भारतीय कंपनी या घरेलू कंपनी का मतलब भारतीय कंपनी है ना, एक घरेलू कंपनी यानी भारतीय कंपनी से अगर लाभांश मिल रहा है तो इसका मतलब है कि भारतीय कंपनी अपनी इनकम पर टैक्स दे चुकी है, उसको टैक्स देने के बाद जो लाभ का हिस्सा उनके अंशधारियों में बांट दिया जाता है। लाभांश का मतलब डिविडेंड का मतलब है जो लाभ का हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया जाता है। तो कंपनी ऑलरेडी अपनी जितना पैसा उसने कमाया था उस इनकम पे वो इनकम टैक्स दे देगी, और इनकम टैक्स देने के बाद में जो पैसा आपका प्रॉफिट का जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस इनकम पे ऑलरेडी एक बार टैक्स दे चुकी है भारतीय कंपनी, उसका हिस्सा जो इनको मिलेगा, किशन लाल को जो मिल रहा है 2,000 रुपये, इस इनकम पे ऑलरेडी कंपनी टैक्स दे चुकी है। इसीलिए किशन लाल के लिए जो पैसा 2,000 रुपये मिल रहा है इसलिए डबल टैक्सेबल नहीं हो गया वाला, क्योंकि आयकर विभाग ने नियम बना के रखा है कि किसी भी इनकम पे एक ही बार टैक्स लगेगा, 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर भारतीय कंपनी आयकर विभाग को टैक्स दे चुकी है तो उस टैक्स पेमेंट की हुई इनकम को जो किशन लाल को मिल रही है उस पर किशन लाल को दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं, इसीलिए किशन लाल के लिए वाली इनकम कर मुक्त हो जाएगी। ठीक है, घरेलू कंपनी के लिए कर मुक्त नहीं है, घरेलू कंपनी को टैक्स देना था वो टैक्स दे चुकी है, लेकिन घरेलू कंपनी का टैक्स का पेमेंट करने के बाद किशन लाल को 2,000 रुपये मिल रहा है लाभांश के रूप में, किशन लाल के लिए इनकम कर मुक्त हो जाएगी। ठीक है शिवम, आगे समझ में। तो डिविडेंड फ्रॉम जी सर। कंपनी जब जी सर। कॉपी में नोट करना, भारतीय कंपनी से जो लाभांश मिलेगा वो कर मुक्त हो जाएगा व्यक्ति के लिए, लेकिन कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। तो अपन मान के चलते हैं कंपनी पहले टैक्स दे चुकी है और बाद में 2,000 रुपये इनको जो मिल रहा था उसको अपन कर मुक्त कर देंगे। ठीक है, सवाल में कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पे 2,000 रुपये लिख दोगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा ना, तो पूरा टोटल आपका फिर आखिरी में गलत आएगा। तो भारतीय कंपनी से लाभांश एक व्यक्ति के लिए कर मुक्त होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लेना कॉपी में, जो जो पॉइंट आपका नया नया आते जाएगा उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलना अलग से। ठीक है, नोट्स बनाते चलना आप लोग। तो अपन आगे पढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिवम चलो आप ही पढ़ के बताओ सवाल को। एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा हुआ है, उसके सबसे आखिरी में लिखा हुआ है कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री रतन चंद की सकल कुल आय की गणना करना है यदि वो निवासी है या फिर असाधारण निवासी है और अनिवासी है लास्ट में। ठीक है, तीनों कंडीशन में निकालना है। तो पहला पॉइंट पढ़ के बताओ क्या होगा। एग्जाम्पल भारत में उपार्जित आय तथा हाँ, भारत में उपार्जित आय तथा प्राप्त वेतन से आय 20,000 रुपये। गणना की गई 20,000 रुपये। पैसा कहाँ कमा रहे हैं अपन लोग, भारत में उपार्जित मतलब पैसा कहाँ कमा रहे हैं अपन लोग, भारत में। भारत में। तो इसमें दिमाग लगाने नहीं भारत पड़ेगा, में। भारत में कमा रहे हैं मतलब तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। तो 20,000 पहली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो गया, दूसरी कंडीशन में भी टैक्सेबल हो गया, तीसरी कंडीशन में भी टैक्सेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है ये वाला, है ना। शिवम आगे बढ़े। यस सर। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ जी है, सर। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होटल के व्यापार से लाभ 30,000 रुपये। ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब अपन ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 रुपये। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, साधारण निवासी टैक्स देगा इसमें। हाँ साधारण निवासी तो टैक्स देगा, विदेश में कमा रहे हैं विदेश में प्राप्त करें, साधारण निवासी तो बचने वाला है नहीं, उसको टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपये। अनिवासी नहीं देगा। अनिवासी थर्ड वाला है वो बिल्कुल नहीं देगा। और ये वाली इनकम व्यापार की इनकम है, मगर ये लिखा है कि इसका कंट्रोल भारत से है, ऐसा लिखा है क्या सवाल में। नहीं है ऑस्ट्रेलिया। हाँ नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो कंट्रोल तो बिजनेस की इनकम तो है, होटल की व्यापार की इनकम है, पर कंट्रोल भारत से नहीं दिया है, इसका मतलब असाधारण निवासी नहीं देगा। तो इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑफ होटल बिजनेस एट मेलबर्न, निवासी को टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपये, अनिवासी को टैक्स नहीं देना है, और असाधारण निवासी को इसलिए नहीं देना है क्योंकि उस बिजनेस का कंट्रोल भारत से नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, Yes, sir. थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है, पर्थ
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। अब अभी इसके पहले वाला अपन सवाल पढ़े थे, उसमें भारत की कंपनी थी, घरेलू कंपनी थी, उसने लाभांश दिया था, तो भारत की कंपनी तो भारत सरकार को टैक्स दे देगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में घोषित लाभांश, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है तो ऑस्ट्रेलिया में अपना लाभांश घोषित की है वो, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से जो लाभांश मिलेगा वो कर मुक्त नहीं रहेगा ना, क्योंकि भारत की कंपनी से जो लाभांश रहेगा खाली भारतीय कंपनी का, घरेलू कंपनी का लाभांश कर मुक्त व्यक्ति के लिए, ठीक है। लेकिन विदेशी कंपनी का लाभांश कर मुक्त नहीं होता। तो यहाँ पे ये लिखा है भारत में प्राप्त हुआ, लिखा है ना यहाँ पे। तो अगर पैसा भारत में प्राप्त हुआ है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? टैक्स देना पड़ेगा उसमें। तीनों कंडीशन, ठीक है। अगर यही वाला लाभांश भारतीय कंपनी का होता, भारतीय कंपनी का लाभांश होता, तो तीनों कंडीशन में कर मुक्त हो जाता वो, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हुआ था। लेकिन ये वाले एग्जांपल में विदेशी कंपनी का लाभांश है और मगर भारत में प्राप्त हुआ है 4,000 रुपये, तो यहाँ पे देखो 4,000 निवासी को भी टैक्स देना पड़ेगा, असाधारण निवासी को भी देना पड़ेगा और अनिवासी को देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा रिसीव्ड इन इंडिया है, भारत में प्राप्त किया गया, ठीक है। और विदेशी कंपनी का लाभांश है, अगर यही लाभांश घरेलू कंपनी का होता, भारतीय कंपनी का होता, तो टैक्सेबल नहीं होता, कर मुक्त हो जाता फिर, ठीक है। सर हाँ बेटा, आप पूछो क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे? अ, ये विदेशी कंपनी है और भारत में अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो कैसे इसका अगर लाभांश? अगर भारत में प्राप्त नहीं होता तो ठीक है, विदेश में कमाते और विदेश में ही प्राप्त करते हो, जैसे सेकंड वाला पॉइंट हुआ था, विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं, साधारण निवासी 4,000 रुपये पर टैक्स दे देता, अनिवासी 4,000 रुपये पर टैक्स नहीं देता, और असाधारण निवासी अगर उसका कंट्रोल भारत से नहीं है तो टैक्स नहीं देगा वो, ठीक है। जैसे सेकंड वाला पॉइंट बना था सेम टू सेम वैसी बनेगा थर्ड वाला पॉइंट, अगर विदेश में प्राप्त होता तब। और भारत में प्राप्त हुआ है तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, भारत में प्राप्त हुआ मतलब तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। पहले वाले कंडीशन में भी 4,000 पर टैक्स लगेगा, दूसरे वाले कंडीशन में भी 4,000 पर लगेगा, तीसरे वाले में भी 4,000 पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि विदेशी कंपनी का लाभांश है वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, आगे क्या लिखा है? जी जी सर। भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आए 20,000 रुपये। ठीक है, भारत में स्थित है मतलब पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? भारत से कमा रहे हैं, भारत है ना। में। तो भारत से कमा रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है, पहले वाली कंडीशन में भारत से कमा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी वाली कंडीशन में भी देना पड़ेगा, तीसरी वाली कंडीशन में भी देना पड़ेगा, ठीक है। यानी भारत से कमा रहे हैं तब भी तीनों को देना है, भारत में प्राप्त किए तब भी तीनों को देना है, तीनों कंडीशन में, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं था। पांचवा पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज जो भारत में प्राप्त हुआ है? ठीक है, 6,000 रुपये। विदेश की कंपनी थी। अब देखो ऋण पत्र में आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ के आप लोग आए हो, डिविडेंड और इंटरेस्ट में आपको अंतर पता होगा। लाभांश होता है वो कंपनी के लाभ का हिस्सा होता है जिसको अपन डिविडेंड बोलते हैं, और जो डिबेंचर पे आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ठीक है। तो भारतीय कंपनी का लाभांश आपको बताया था वो कर मुक्त है, लेकिन विदेशी कंपनी का लाभांश कर मुक्त नहीं होता ना। और यहाँ पे लाभांश वाली बात नहीं हो रही इस सवाल में, अब पांचवें पॉइंट में आपको ऋण पत्रों पर ब्याज की बात हो रही है, चाहे वो भारतीय कंपनी के ऋण पत्र का ब्याज हो, चाहे विदेशी कंपनी के ऋण पत्र का ब्याज हो, वो दोनों के दोनों पे अपन क्या करेंगे? गणना करेंगे, टैक्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। यहाँ पे पैसा कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? भारत में प्राप्त हो रहा है ना यहाँ पे। भारत में। हाँ, तो भारत में प्राप्त हो रहा है तो ऋण पत्र पर ब्याज कर मुक्त नहीं होता है। अब वो पैसा भारत में प्राप्त हो रहा है तो भारत में प्राप्त हो रहा है तो तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा, पहले वाले में भी 6,000 देना पड़ेगा, दूसरे वाले में भी देना पड़ेगा और तीसरे वाले में भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में प्राप्त हो रहा है, ये लाभांश की इनकम नहीं है ना, याद रखना। ये ऋण पत्रों का ब्याज है, ऋण पत्रों के ब्याज पे टैक्स लगता है, अगर वो भारतीय कंपनी का होगा तब भी लगेगा, विदेशी कंपनी का तब भी लगेगा, ठीक है। तो चूंकि पैसा भारत में ही प्राप्त हो रहा है इसलिए तीनों कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ो अगला, एक मिनट शायद आगे हो गया था। श्री फिलिप हाँ, श्री फिलिप। श्री फिलिप जो अनिवासी है को भारत में व्यापार करने के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज 5,000 रुपये। 5 ईयर में ब्याज, ठीक है। यहाँ पे सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, अपन लोग पढ़ रहे हैं रतन चंद के बारे में ना, रतन चंद की इनकम क्या है अपन उसकी गणना कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, रतन चंद ने जो 5,000 रुपये था वो फिलिप नाम के व्यक्ति को दे दिया जो कि भारत में अनिवासी है, ठीक है। उसको भारत में व्यापार करने के लिए इसने लोन दिया और ऋण पर उसने ब्याज प्राप्त किया, मतलब रतन चंद ने 5,000 रुपये फिलिप को दिया। अब फिलिप साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी, अपन को उससे कोई मतलब नहीं। अपन को ये देखना है रतन चंद की इनकम की अपन गणना कर रहे हैं, रतन चंद भारत का निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी, अपन को उस पर ध्यान देना है। फिलिप नाम के व्यक्ति को जो ऋण दिया गया था तो फिलिप साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब हम लोग गणना कर रहे हैं सर रतन चंद की इनकम, तो रतन चंद क्या है अपन को उससे मतलब है। तो उसने किसी व्यक्ति को लोन दिया तो वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति साधारण निवासी की अनिवासी, उस पर अपन ध्यान नहीं देंगे ना। तो सवाल में खाली कंफ्यूजन करने के दिया हुआ है, फिलिप नाम के व्यक्ति को जो कि अनिवासी था भारत में व्यापार करने के लिए ऋण दिए थे, उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपये। अब ये बात ये बताओ अपन लोन किस चीज के लिए दे रहे हैं?
भारत में बिजनेस करने के लिए ना, व्यापार करने के लिए व्यापार कहाँ पे कर रहे हैं अपन लोग? भारत में। भारत में। इसका मतलब उसने भारत में ही व्यापार किया है, मतलब रतन चंद ने जो लोन दिया था वो भारत में बिजनेस करने के लिए दिया है। इसका मतलब 5,000 रुपये ब्याज प्राप्त करो, भारत में कमाई गई इनकम माना जाएगा। ठीक है, भारत में व्यापार किया जा रहा है मतलब भारत में कमाया गया है, तो 5,000 रुपये की इनकम भारत में कमाई गई है, इसलिए पहली वाली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो जाएगा, दूसरी वाली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो जाएगा, तीसरी वाली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिलिप क्या है? फिलिप पर जी ध्यान सर। देने की जरूरत नहीं कि फिलिप निवासी है क्या निवासी, इससे कोई मतलब नहीं। अपन को रतन चंद से मतलब है, तो रतन चंद जो है वो आपका भारत का साधारण निवासी है। और उसके बाद अपन को, क्योंकि भारत में पैसा कमाया गया है तो भारत में व्यापार करने के लिए दिया गया था, इसलिए पैसा भारत से कमाया गया माना जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशन में 5,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग टिक लगा लेना, गलती नहीं करना ना एग्जाम में, ध्यान रखना। ये तो गलती से आप इसको अनिवासी मान के गलत छोड़ दोगे आप, तो ये पॉइंट कई लोग तो गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। अपन को रतन चंद से मतलब है कि भारत का निवासी है क्या साधारण निवासी, और ये चेक करने की पैसा भारत से कमाया गया कि विदेश से कमाया गया। ठीक है, तो फिलिप का स्टेटस पे अपन ध्यान नहीं देंगे कि वह निवासी है कि अनिवासी, को छोड़ देंगे अपन लोग। लेकिन पैसा भारत में कमाया गया था व्यापार करने का, और ऋणों का ब्याज है, इसलिए भारत की कमाई हुई इनकम है, इसलिए 5,000 पे तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलो साहब को। जर्मनी में चल रहे व्यापार में प्राविधिक सेवाएं प्राप्त प्रदान करने के प्रतिफल में श्री कैलाश जो भारत में निवासी है से जर्मनी में प्राप्त रॉयल्टी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, मतलब फिर से वही कंफ्यूजन वाला पॉइंट दे दिया है। कैलाश नाम का एक व्यक्ति है जो कि भारत में निवासी है, इस व्यक्ति से इनको जर्मनी में रॉयल्टी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अभी फिर से जैसे पहले 6वें पॉइंट में बताया था वैसे 7वें पॉइंट में है। यहाँ पे अपन को कैलाश का स्टेटस देखने की जरूरत नहीं कि भारत में निवासी है कि अनिवासी, अपन को ये चेक करना है कि रतन चंद क्या है। तो यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं रतन चंद को पैसा मिल रहा है, जर्मनी में व्यापार चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने सेवाएं प्रदान की होंगी, और सेवा प्रदान करने के बदले में कैलाश नाम का कोई व्यक्ति है जो भारत में निवासी है भले, लेकिन उससे उसको जर्मनी में रॉयल्टी मिल रही है। मतलब कुल मिला के रतन चंद को जर्मनी में व्यापार चल रहा था, और जर्मनी में जो व्यापार चल रहा था उसकी रॉयल्टी जर्मनी में ही प्राप्त हुई है ना, कैलाश नाम के व्यक्ति से जर्मनी में प्राप्त हुई है। तो अपन को ये चेक करना है, जर्मनी का बिजनेस है, जर्मनी में चला रहे हैं, और जर्मनी में ही अपन रॉयल्टी को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब पैसा विदेश में कमाया गया है और विदेश में ही प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में तो कोई डाउट नहीं है ना। अपन कैलाश के स्टेटस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपन रतन चंद के स्टेटस पर ध्यान दे रहे हैं। तो रतन चंद यदि निवासी है या असाधारण निवासी या अनिवासी, तो अपन को ध्यान रखना है उसमें विदेश में कमाई की इनकम है, जर्मनी का बिजनेस की इनकम है, जर्मनी में ही अपन रॉयल्टी प्राप्त कर रहे हैं, तो विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका शिवम बताओ, 20,000 रुपये का। वो तो साधारण निवासी उसको टैक्स देगा क्योंकि हाँ वो उसको तो प्राप्त बचेगा हो नहीं, रहा है वहाँ हाँ वो तो विदेश बच में। नहीं सकता, ठीक है, उसको देना ही और पड़ेगा। और और विदेश का व्यापार विदेश में प्राप्त हो रहा है इसलिए अनिवासी नहीं देगा इसमें। अनिवासी थर्ड वाला नहीं देगा, फर्स्ट वाला 20,000 देगा साधारण निवासी, अनिवासी 20,000 रुपये नहीं देगा। अब असाधारण निवासी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या है, जर्मनी में व्यापार स्थित है इसलिए भारत में कंट्रोल नहीं है इसलिए अब हाँ, साधारण निवासी भी नहीं देगा। तो यहाँ पे देखते हैं 7वें पॉइंट, बिल्कुल वही सही बता रहे हो। इसमें लिखा रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन इन जर्मनी। यहाँ पे इस बिजनेस का कंट्रोल भारत से ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, भले कैलाश नाम के व्यक्ति से उसको मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। क्या उस बिजनेस का कंट्रोल भारत से दिया है क्या सवाल में? अगर नहीं दिया है बिजनेस का कंट्रोल भारत से, तो असाधारण निवासी टैक्स नहीं देगा। ठीक है, कुल मिला के जर्मनी में पैसा कमाया, जर्मनी में प्राप्त कर रहे हैं, निवासी टैक्स देगा, अनिवासी टैक्स नहीं देगा, और असाधारण निवासी इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसका कंट्रोल भारत से नहीं है। ठीक है, सवाल में नहीं दिया वैसे। ठीक है, समझ में आगे, क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट, 7वां जी वाला? ठीक है, फिर जी अपना सर। 8वां पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? लंदन में व्यापार कर रही एक भारतीय कंपनी से प्राप्त फीस हम्म, जो लंदन में प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में है और जो कि कंपनी द्वारा भारत में उसके बैंक खाते में सीधी जमा कर दी गई है ठीक है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये अपन ने लंदन में व्यापार कर रही कंपनी से फीस प्राप्त की है, मतलब पैसा अपन लंदन से कमा रहे हैं। अपन को पहले दो पॉइंट को अपने को देखना है, पैसा कमा कहाँ पे रहे हैं और पैसा प्राप्त कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने लंदन में व्यापार कर रही भारतीय कंपनी से फीस प्राप्त की, मतलब पैसा लंदन में कमा रहे हैं, और सवाल में आखिरी लाइन में लिखा है कंपनी के द्वारा भारत में उसके बैंक खाते में सीधी जमा कर दी, मतलब पैसा प्राप्त कहाँ पे हो रहा है? भारत में। बात मैं समझ में, बैंक अकाउंट जहाँ पे मतलब वहीं प्राप्त माना जाएगा। अगर ये पैसा बैंक अकाउंट लंदन में होता तो लंदन में प्राप्त माना जाता। अगर बैंक अकाउंट इसका भारत में है और डायरेक्ट बैंक खाते में जमा कर दी गई, मतलब पैसा भारत में प्राप्त किया गया। ठीक है, भारत में पैसा जमा प्राप्त किया गया, तो अपने को कोई डाउट नहीं, भारत में प्राप्त करेंगे मतलब तीनों कंडीशन में टैक्स देना है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत में प्राप्त किया गया मतलब पहली कंडीशन में भी टैक्स लगेगा, दूसरी कंडीशन में भी टैक्स लगेगा, तीसरी कंडीशन में भी लगेगा। ठीक है, मतलब दो चीज़ अगर आप क्लियर कट दिखाई दे रही है, अगर पैसा भारत से कमाएगा ये दिखाई दिया,
तो तीनों में टैक्सेबल कर देना। अगर पैसा भारत में प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है तो भी तीनों कंडीशन में टैक्सेबल कर देना। बाकी सवाल में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट, 8वां वाला। अपन ने यस विदेश सर। की कंपनी से अपन फीस प्राप्त कर रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं, लेकिन भारत के बैंक खाते में जमा है, मतलब भारत में प्राप्त किया गया, तो इसलिए अपन तीनों कंडीशन में टैक्सेबल कर देंगे। तो देखिए इसमें साधारण निवासी के लिए 1,35,000 की इनकम पर टैक्सेबल रहेगा। यदि वो असाधारण निवासी होंगे तो उनकी 85,000 की इनकम पर टैक्स लगेगा, और यदि वो अनिवासी होंगे तो उनकी इसमें 85,000 की इनकम पर टैक्स लग जाएगा। पूजा आप पढ़ोगे सवाल को? जी सर। हाँ, उसमें देखो 8 पॉइंट लिखा है। 8 कोलकाता। पॉइंट के नीचे में आखिरी में लिखा है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। विवेक मोहन की कारण धारण किसकी कार्य योग्य आय की गणना कीजिए यदि वो निवासी है, असाधारण निवासी और अनिवासी। हर सवाल में आपको ये लाइन नजर आएगी ना, आखिरी लाइन में। तो आपका पहला पॉइंट आप क्या पढ़ रहे जी थे? सर। कोलकाता के व्यापार की आय जो अमेरिका से प्रबंधित है ठीक है, 25,000 25,000। रुपए। कोलकाता कहाँ पे है? भारत में, है ना? भारत में। इसका मतलब 25,000 रुपये कहाँ से कमा रहे हैं अपन लोग? भारत से। भारत में। तो भारत में अगर कमा रहे हैं, इसका मतलब भारत में कमा रहे हैं, मतलब देखो फर्स्ट कंडीशन में भी 25,000 टैक्सेबल कर दिया है, सेकंड वाली कंडीशन में भी जी सर। 25,000 का टैक्सेबल कर दिया, और थर्ड वाली कंडीशन में 25,000 को टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, तो मतलब जी सर। क्लियर, भारत में कमा रहे हैं मतलब तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को, है ना? ठीक, कोलकाता जी भारत सर। में पैसा कमा रहे हैं मतलब टैक्स लग जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? भारत में की गई सेवाओं के बदले लंदन में प्राप्त पेंशन से आय 15,000 रुपए 15,000 रुपये गणना। गणना की गई। ठीक है, अपन सेवा कहाँ पर दिए जी हैं? सर। भारत में की गई सेवा। भारत में। इसका मतलब पैसा कहाँ जी सर। कमाया गया होगा? भारत में ही कमाया गया ना भाई। जैसे मान लो कि हम जी लोग सर। जैसे कोई व्यक्ति भारत में सेवा दे रहा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बच्चों को अपना निःशुल्क पढ़ा रहा है, तो दूसरा भी कोई भी काम कर रहा है, मतलब उसने भारत में अपनी सेवा दी, इसका मतलब वो पैसा भारत में कमा रहा है। ठीक है, तो भले पैसा भारत जी में सर। कमा रहा है, प्राप्त कहीं पर भी करे उससे मतलब नहीं। पैसा यदि भारत में कमाया गया है तो 15,000 रुपये की पेंशन भले लंदन में प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त कहाँ कर उस पर अपन ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पैसा भारत में कमाया गया है। इसलिए पहले वाली कंडीशन में जी सर। 15,000 रुपये टैक्सेबल हो गया, दूसरी वाली कंडीशन में भी जी 15,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, थर्ड वाली कंडीशन में 15,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि पैसा भारत में कमाया जा रहा है ना। ठीक है, जी सर। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? म्यांमार की संपत्ति से आय 10,000 रुपए जो भारत में प्राप्त की। ठीक है, म्यांमार मतलब जो बर्मा जिसको बोलते हैं ना आजकल, बर्मा को ही म्यांमार बोला जाता है। बर्मा एक दूसरा देश है, बांग्लादेश के बगल में आपको दिखाई देगा नक्शा देखोगे तो म्यांमार मतलब बर्मा है। बर्मा में हमारी एक संपत्ति थी, उस संपत्ति से 10,000 रुपये की अपने को इनकम हो गई, लेकिन इनकम को अपन प्राप्त कहाँ पे किए? भारत। भारत में। भारत में। अगर पैसा भारत में प्राप्त हुआ है तो फिर तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा। पहली कंडीशन में भी लग जाएगा, दूसरी कंडीशन में भी लग जाएगा, और तीसरी कंडीशन में भी लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये डाउट फिर ये ध्यान जी रखिए कि सर। पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। अगर भारत में प्राप्त हुआ है मतलब तीनों कंडीशन में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जी आपका सर। चौथा। श्रीलंका के व्यापार से लाभ 15,000 रुपए वही एक बैंक में जमा किए। ठीक है, श्रीलंका के व्यापार से लाभ वहीं के बैंक में जमा किया, जिसका मतलब पैसा श्रीलंका में कमा रहे हैं और वहीं बैंक में जमा किया, मतलब वहीं जी प्राप्त सर। कर रहे हैं। तो विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें अपने को? सा, साधारण 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 हाँ, में टैक्स देना पड़ेगा ठीक है। और असाधारण में नहीं देना पड़ेगा और अनिवासी को भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अनिवासी को तो कर नहीं देना। थर्ड वाला पॉइंट है, अनिवासी नहीं देगा। पहला वाला साधारण निवासी वो तो टैक्स देगा। असाधारण निवासी का क्या बताया, उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि वो विदेश से लाभ प्राप्त किया है। हाँ ठीक, उसको अपन को ये देखना है, असाधारण निवासी के लिए देखना पड़ेगा तो इनकम व्यापार की इनकम है क्या, तो इनकम व्यापार की इनकम तो दिखाई दे रही है, पर उस व्यापार का नियंत्रण भारत से है क्या, दिया है सवाल में? नहीं दिया सर हाँ, जी। इसका मतलब भारत से नियंत्रित नहीं है व्यापार, इसलिए असाधारण निवासी भी नहीं देगा। आप ठीक बता रहे थे। यहाँ पे देखो वो लिखा होगा, जी सर। यहाँ पे लिखा होगा अपना कौन सा पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट था ना। यहाँ पे चौथा वाला पॉइंट में साधारण निवासी है, विदेश में कमाएगी और विदेश में प्राप्त की इनकम पे वो पहला वाला टैक्स देगा 15,000 रुपये। अनिवासी थर्ड वाला है, वो टैक्स नहीं देगा। और असाधारण निवासी टैक्स इसलिए नहीं देगा क्योंकि उस बिजनेस का कंट्रोल भारत से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो सही बता रहे थे आप, जी सर। बिजनेस का कंट्रोल भारत से नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी लोग को भी समझ में आ गया सभी लोग को? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पांचवा पॉइंट बताओ, पांचवा क्या लिखा है? कन्या के पेशे से वही पर प्राप्त आय 15,000 रुपए जो भारत में स्थापित था। ठीक, इसका मतलब है पांचवा पॉइंट में, केन्या मतलब अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे विदेश में एक पेशे से आए हैं, वहीं पे अपन कमा रहे हैं और वहीं पर अपन प्राप्त कर रहे हैं, यानी विदेश में ही कमा रहे हैं और विदेश में ही अपन प्राप्त कर रहे हैं। 15,000 रुपये है, ये भारत में स्थापित था, मतलब पहले ही भारत में स्थापित था व्यापार। आजकल उस व्यापार को अपन केन्या में शिफ्ट कर दिए होंगे,
तो केनिया में ही अपन पैसा कमा रहे हैं और केनिया में ही अपन 15,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये बिजनेस भारत में स्थापित था, तो क्या करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, मैं जैसे बताया था ना वैसे साधारण निवासी को टैक्स देना पड़ेगा 15,000 रुपये, वो तो देगा नहीं, है ना। साधारण निवासी जी सर। विदेश में कमाएगी, विदेश में प्राप्त इनकम पे टैक्स देगा 15,000 रुपये पे। अनिवासी थर्ड वाला है, वो कभी नहीं देगा, विदेश में कमाएगी और विदेश में प्राप्त की इनकम पे। तो यहाँ पे लिखा होगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया रिसीव देयर द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया करके लिखा है ना इंग्लिश में। मतलब साधारण निवासी को तो हर कंडीशन में देना ही पड़ेगा, विदेश में कमाएगी और विदेश में प्राप्त की इनकम वो देगा। अनिवासी थर्ड वाला है, जी वो कभी नहीं देगा। अब बीच वाला असाधारण निवासी के लिए आपको ये देखना है क्या उस बिजनेस का नियंत्रण भारत से है क्या। इसका मतलब सवाल में अगर ये लिखा हुआ है कि वो बिजनेस भारत में स्थापित था, मतलब उसका नियंत्रण भारत से है। आपको इनडायरेक्ट नतीजे में नियंत्रण हाँ आपको नियंत्रण होता है तो देना तो पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ये बोलता है कि अगर भारत में स्थापित था वो बिजनेस, आजकल भले केनिया में अपन ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन वो नियंत्रण था, मतलब भारत में स्थापित था, इसका मतलब उस व्यापार का नियंत्रण अभी भी भारत से हो रहा है, मान के चलते हैं अपन लोग। अभी अपन केनिया में शिफ्ट कर दिए हैं, पहले वो भारत में स्थापित था, इसका मतलब उस बिजनेस का नियंत्रण भारत से है। वो डायरेक्ट नहीं बता रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि वो व्यापार भारत में स्थापित था, इसका मतलब उसका नियंत्रण भारत से अभी भी हो रहा है, इसलिए अपन उसको जी असाधारण निवासी को टैक्स दो। सबको समझ में आ रहा है नहीं वाला जी पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। एग्जाम में अधिकांश लोग इसी में गलती करते हैं। साधारण निवासी को तो हमेशा देना पड़ेगा, अनिवासी कभी नहीं देगा, और बीच वाला इसलिए देगा असाधारण निवासी क्योंकि उसमें नियंत्रण भारत से स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना अपना, अगला क्या है, छठवां पॉइंट। भारत में मशीनरी के विक्रय से लाभ 10,000 रुपये जो नेपाल में प्राप्त हुए। ठीक है, नेपाल में प्राप्त कर रहे हैं। मशीन को अपन कहाँ पर बेचे हैं, भारत में बेचे हैं ना। भारत। इसका मतलब जी अपन ये सर। मान के चलते हैं पैसा अपन ने भारत से कमाया। ठीक है, भले वो पैसा नेपाल में प्राप्त जी हो रहा है, उस पर अपन ध्यान नहीं देंगे। पैसा अगर भारत में कमाया गया है 10,000 रुपये, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो जाएगा, दूसरी वाली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो जी जाएगा, तीसरी वाली कंडीशन में भी टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही वो पैसा अपन नेपाल में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि भारत से कमाया जी गया इसलिए तीनों कंडीशन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को। तो फिर अपन आगे पढ़ते हैं, सातवां पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। सातवां पॉइंट लिखा है यहाँ पे, यूके सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज 5,000 रुपये जिसका आधा भाग भारत में प्राप्त हुआ। ठीक है। यूके का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको। यूनाइटेड किंगडम मतलब समझने के लिए उसको इंग्लैंड समझ सकते हो, मतलब इसमें इंग्लैंड के अलावा आयरलैंड और बहुत सारे देश भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग स्कॉटलैंड है, उसको नीदरलैंड को भी अपन बोलते हैं। तो इंग्लैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट को मिला के यूके बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब विदेश है। विदेश की सरकार की प्रतिभूतियों पर अपन ने 5,000 रुपये का ब्याज कमाया था, यानी विदेश में अपन पैसा कमा रहे थे, जिसका आधा भाग भारत जी में प्राप्त हुआ बोलकर। इसका मतलब 5,000 में से 2,500 रुपये अपन विदेश में प्राप्त किए होंगे और 2,500 रुपये भारत में प्राप्त किए। एक बात एक बार समझना एकदम क्लियर है, जो पैसा भारत में प्राप्त हुआ है उस पर तो तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा। क्योंकि पैसा भारत में प्राप्त हुआ है, जी विदेश में कमा रहे हैं, लेकिन प्राप्ति अगर भारत में हो रही है, तो 5,000 का आधा 2,500 रुपये पर तीनों लोग टैक्स देंगे। साधारण निवासी भी देगा, असाधारण निवासी भी देगा और अनिवासी भी देगा, तीनों को देना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं, क्योंकि पैसा आधा भाग भारत में प्राप्त हुआ। तो भारत में प्राप्त करोगे मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, अब आधे जी भाग की सर। और बात कर लिए। आधे भाग जो बचे हैं, विदेश में कमा रहे हैं 2,500 रुपये और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं, तब क्या होगा। जैसे इसके ऊपर वाले अपन सवाल को पढ़े थे, विदेश में ही कमा रहे हैं, विदेश को ही प्राप्त किए थे ना, विदेश में ही। तो क्या करना पड़ेगा साधारण जी निवासी के लिए, देना पड़ेगा सर देना जी। पड़ेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो सवाल में बनाया होगा, इंटरेस्ट ऑन यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2,500 रुपये मिल रहा है भारत में, तो 2,500 पे साधारण निवासी भी देगा, असाधारण निवासी भी देगा और अनिवासी भी देगा। 25 और 25 रुपये तो बाकी दोनों भी दे दिए। साधारण निवासी को आधा भाग जो भारत में प्राप्त हो रहा है 2,500 रुपये, उस पर भी टैक्स देना है, और आधा भाग जो विदेश में प्राप्त हो रहा है उस पर भी देना पड़ेगा। कि साधारण निवासी कभी नहीं बच सकता, साधारण निवासी के लिए हमेशा टैक्सेबल करना है। विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में प्राप्त कर रहे हैं, तो 25 रुपये जो विदेश में प्राप्त किया उस पर भी टैक्स देगा, और जो 25 रुपये भारत में प्राप्त किया उस पर भी टैक्स देगा। तो दोनों मिला के साधारण निवासी 5,000 रुपये टैक्स दे देगा, अनिवासी केवल भारत में प्राप्त की इनकम पर टैक्स देगा, और असाधारण निवासी क्योंकि उसका बिजनेस की इनकम नहीं है और उसका कंट्रोल भारत से नहीं है, इसलिए विदेश में कमाएगी और विदेश में प्राप्त की आधी इनकम जो विदेश की कंट्रोल की थी उसको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन भारत में कमाएगी इनकम पे 2,500 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट का टिक लगा लेना, काफी मजा हल करोगे तो बहुत अच्छा सवाल है वाला। तो उसका सातवां पॉइंट है, इसके दो अलग अलग भाग आपको करने हैं। भारत में प्राप्ति में आप 2,500, 2,500 और 2,500 तीनों को लिख के आप टैक्सेबल कर सकते हो, और विदेश में कमाएंगे और विदेश में प्राप्त की इनकम पे केवल साधारण निवासी 2,500 रुपये पर टैक्स देगा। इसे कुल मिला के दोनों को जोड़ के बता दिया, साधारण निवासी 5,000 रुपये टैक्स दे रहा है और असाधारण निवासी और अनिवासी केवल भारत में प्राप्त की 2,500 रुपये पे टैक्स दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, आठवां पॉइंट क्या लिखा है।
जी सर। हाँ पूजा। पूर्व वर्षों की बिना कर लगी आय 40,000 रुपये जो गत वर्ष में भारत में लाई ठीक गई। है, इसके पहले के एग्जाम्पल में भी आया था, मतलब भूतकाल की या पूर्व के वर्षों की बिना कर लगी हुई है, उसको पहले टैक्स नहीं लगा था, उसको गत वर्ष में 40,000 रुपये भारत को लेकर आया था। और ये वाला पॉइंट आपको बताया था उसमें जो चार्ट बनाया था, 8वें नंबर पे पॉइंट लिखा था कि अगर पुरानी कोई इनकम है जिसको पहले कभी टैक्स नहीं लगा था लेकिन उसको अपन भारत में लेकर आ रहे हैं टैक्स गत वर्ष में, तो आयकर विभाग ये मान के चलेगा जिस साल की इनकम थी उसको उस साल टैक्स लग गया होगा। अगर टैक्स नहीं भी लगा होगा तो आप उस पैसे को अगर आप गत वर्ष में लेकर आ रहे हैं तो दोबारा अपन उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो वो पुरानी इनकम थी तो पुरानी इनकम पर अपन ध्यान नहीं देंगे। ये 40,000 रुपये तीनों के लिए कर मुक्त हो जाएंगे, मतलब इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, पहली कंडीशन है कि दूसरे वाले में भी लगेगा, तीसरे वाले में भी लगेगा। ठीक है, तो आपके 8 पॉइंट हो गए थे। अब साधारण निवासी का टोटल करेंगे तो उसको 95,000 की इनकम पर टैक्स देना है, असाधारण निवासी को 77,500 रुपये की इनकम पर टैक्स देना है, अनिवासी को 62,500 की इनकम पर टैक्स देना है। ठीक है, अब प्रगति आप अपना स्पीकर चालू करो। जी सर। जी सर। अगला सवाल आप पढ़ना, 15 नंबर का क्या लिखा है? श्री हरिनारायण अरोड़ा की 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर योग्य आयों का विवरण निम्न प्रकार है। हाँ ठीक है, फिर 8वें इसमें 5 पॉइंट दिए हैं और 5 पॉइंट के बाद वो तीसरे में आखिरी में लिखा है कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री हरिनारायण अरोड़ा की सकल कुल आय की गणना करना यदि वो गत वर्ष में भारत का निवासी हो, असाधारण निवासी और अनिवासी। ठीक है, ये 5 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट को करके बताना क्या लिखा है। पहला भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी 24,000 रुपये। इसका मतलब पैसा भारत में कमा रहे हैं, भारत में प्राप्त कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा अपने को? तीनों कंडीशन देना पड़ेगा। तीनों कंडीशन में देखो, तीनों कंडीशन में 24,000, 24,000 और 24,000 को टैक्सेबल कर दिया क्योंकि भारत से कमा रहे हैं और भारत में प्राप्त कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। अफगानिस्तान में व्यापार से आए 25,000 रुपये, इसमें से 15,000 रुपये भारत में प्राप्त किए गए। इस व्यापार का नियंत्रण भी भारत से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना इस 25,000 की इनकम में से 15,000 की इनकम ऐसी है जो भारत में प्राप्त की थी, इसमें क्या करना पड़ेगा 15,000 रुपये के लिए? मतलब भारत में 15,000 प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर भारत में पैसा प्राप्त किए मतलब उस पर तो कोई बचने वाला है नहीं, है ना। अगर भारत में कमाओगे तब भी तीनों कंडीशन में देना है, भारत में प्राप्त करोगे तब भी तीनों कंडीशन में देना है उसको। ठीक है, तो इस 15,000 रुपये पर तो तीनों कंडीशन में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, साधारण निवासी को भी लगेगा, असाधारण निवासी को भी लगेगा और अनिवासी को भी लगेगा। ठीक है, अब 25,000 में से 15,000 चला गया, बाकी बच गया 10,000 रुपये। ये 10,000 की इनकम ऐसी है जो अफगानिस्तान में कमा रहे हैं और अफगानिस्तान में ही प्राप्त कर रहे हैं और इस व्यापार का नियंत्रण भारत से होता हुआ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? जी। तो फर्स्ट वाले में लगेगा। हाँ, फर्स्ट वाले में लगेगा, साधारण निवासी तो देगा ही, खैर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। और थर्ड वाले में भी डाउट नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला विदेश में कमाएगी और विदेश में प्राप्त की इनकम पर टैक्स कभी नहीं नहीं देगा, लगेगा। है ना। थर्ड वाला बिल्कुल नहीं देगा और फर्स्ट वाला हमेशा देगा। तो 25,000 में से अपन 15,000 घटा, 10,000 बच गया था। 10,000 को अपन विदेश में ही कमा रहे हैं और विदेश में ही प्राप्त कर रहे हैं, तो पहले वाले कंडीशन में आपको तो देना ही पड़ेगा, थर्ड वाले में नहीं देना पड़ेगा। और असाधारण निवासी बीच बीच वाले में, को देना पड़ेगा। सेकंड वाले में नहीं लगेगा सर। सेकंड वाले में क्यों नहीं लगेगा? इसमें ये लिखा है इस व्यापार का क्योंकि नियंत्रण वो विदेश से है। तो विदेश में तो है, और इसमें अपन को ये देखना है बिजनेस की इनकम है क्या और उसका कंट्रोल भारत से होता है क्या। इस सवाल में लिखा है इस व्यापार का नियंत्रण भारत से होता है करके लिखा हुआ है, भारत से हो रहा है तो इसका मतलब सेकंड तो वाले लगेगा। और सेकंड वाले को भी लगेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, सेकंड पॉइंट कितना बढ़िया बनाया है इसमें, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन अफगानिस्तान। इसमें लिखा हुआ है 25,000 रुपये पे साधारण निवासी को हमेशा देना पड़ेगा, उसमें से 15,000 रुपये को 2 भागों में बांट दिया इसने। रिसीव्ड इन इंडिया करके लिखा है, 15,000 रुपये रिसीव किया भारत में तो 15,000 रुपये अनिवासी दे दिया। ठीक है, और उसका नियंत्रण चूंकि भारत से था तो इस 15,000 रुपये पे असाधारण निवासी भी देगा और आपका जो विदेश में प्राप्त किएगा उस पर भी देगा, यानी 25,000 के पूरे पैसे पर उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। साधारण निवासी पूरे पर टैक्स देगा, असाधारण निवासी का भी पूरे पर देना पड़ेगा, भारत में जो प्राप्त किया उस पर भी देना पड़ेगा और विदेश में जो प्राप्त किया उस पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसका नियंत्रण भारत से था। इसलिए देखो पॉइंट बी करके लिख दिया इसमें, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, उसका नियंत्रण भारत से होता है, इसलिए इसमें पूरे 25,000 की इनकम को ले लिया। आप चाहो तो अलग अलग करके भी दिखा सकते थे, 15,000 और 10,000 को टोटल इसमें जोड़ के 25,000 बता दिया। और जो अनिवासी है वो केवल भारत में प्राप्त की इनकम 15,000 पे टैक्स देगा, बाकी पे टैक्स नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, जी सर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना, बहुत काम का पॉइंट है, सेकंड वाला एग्जाम में आ चुका है वाला भी सवाल पहले। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है बताओ। श्री आदित्य कुमार एक अनिवासी से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज 5,000 रुपये। श्री आदित्य कुमार एक अनिवासी है से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज, जैसे इसके पहले वाला सवाल आया था बिल्कुल वैसे ही है।
अपन लोग को हरि नारायण अरोरा के स्टेटस को देखना है कि वो साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी है। ठीक है, अपन को आदित्य कुमार के स्टेटस को नहीं देखना है कि वो अनिवासी है क्या नहीं करके। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, हरि नारायण अरोरा ने आदित्य कुमार नाम के व्यक्ति को व्यापार का संचालन करने के लिए एक लोन दिया था और उस लोन पे उनको 5,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब ये लोन काहे के लिए दिया गया था, भारत में व्यापार संचालित करने के लिए दिया गया। इसका मतलब हरि नारायण अरोरा ने 5,000 रुपये भारत में व्यापार किया गया होगा, वहाँ से इनको ब्याज प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपये का। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, पैसा भारत से कमा रहे हैं अपन लोग 5,000 रुपये, क्या करेंगे अपन, भारत से हो रहा है तो तीनों कंडीशन में तीनों देना कंडीशन में पड़ेगा देना टैक्स। पड़ेगा, क्योंकि पैसा भारत में व्यापार करने के लिए दिया गया था, भारत से कमाया गया पैसा है, तो 5,000 फर्स्ट कंडीशन में भी टैक्सेबल है, दूसरे वाले में भी टैक्सेबल है और थर्ड वाले में भी टैक्सेबल है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बढ़िया ना, सब समझ में आ रहा है। मतलब चौथा पॉइंट क्या लिखा है, श्री अल अफनान एक निवासी से भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त रॉयल्टी 20,000 रुपये। अगर अल अफनान नाम के कोई व्यक्ति है जो कि भारत के निवासी है, तो अपन को अल अफनान के स्टेटस नहीं देखने के निवासी है कि नहीं, उसको छोड़ देते हैं अपन। सवाल में लिखा भारत के बाहर संचालित व्यापार को के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त रॉयल्टी। इसका मतलब भारत के बाहर व्यापार चल रहा है, तो मतलब पैसा भारत के बाहर से कमाया गया है, वहाँ तकनीकी सेवा अपन दिए थे और अपन भारत के बाहर ही प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा तो लिखा नहीं कि भारत से प्राप्त कर रहे हैं, तो अपन ये मान के चलेंगे रॉयल्टी को भी अपन 20,000 रुपये को भारत के बाहर ही प्राप्त कर रहे हैं। मतलब भारत के बाहर कमा रहे हैं और भारत के बाहर ही प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो निवासी को लगेगा फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट को लगेगा और और लास्ट वाले को नहीं लगेगा क्योंकि विदेश में हो रहा है ये काम। ठीक है, लास्ट वाले को नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया। पहले और तीसरे को कोई डाउट नहीं, पहले वाले को लगेगा, तीसरे वाले को नहीं लगेगा, अब बीच वाले और को, सेकेंड वाले में भारत से नियंत्रित नहीं है इसलिए नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, भारत के बाहर संचालित था, इसका मतलब इसका कंट्रोल भारत से नहीं है, इसलिए थर्ड वाले में, सेकंड वाले में नहीं लगेगा। तो देखो फर्स्ट वाले में 20,000 रुपये लग गया, थर्ड वाले में नहीं लगा है, और बीच वाले में भी टैक्स इसलिए नहीं लगा है क्योंकि उसका कंट्रोल भारत से नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या लिखा है, जयपुर में एक व्यापार से आए 40,000 रुपये, इस व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से किया जाता है, इस राशि में से 20,000 रुपये फ्रांस भेज दिए गए। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है ना, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, है ना। तो इसका मतलब जयपुर में अपन एक व्यापार तो चला रहे हैं और वहाँ से अपन ने 40,000 रुपये कमाया, तो आगे का सवाल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने पैसा कहाँ पे कमाया, जयपुर में कमाया, जयपुर कहाँ पे था, भारत में था, तो आगे पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है। इसमें आगे लिखा है व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से किया जाता था, इसमें से 20,000 रुपये फ्रांस भेज दिए गए, तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपना आयकर का कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर है। अगर पैसा भारत में कमाए हो तो पूरे इनकम पर टैक्स दोगे, पैसा भारत में प्राप्त किए तब भी पूरे इनकम पर टैक्स दोगे। ठीक है, जितना प्राप्त किए पूरे पे दोगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हुआ, अपन जयपुर से 40,000 रुपये कमा लिए, तो इसका मतलब भारत से आपने 40,000 रुपये कमाया है, तो पूरे 40,000 रुपये तीनों कंडीशन में टैक्स लग जाएगा। भले इसमें कंफ्यूजन करने के लिए आगे लिख दिया है कि 20,000 रुपये तो फ्रांस भेज दिए गए, तो बाद में कमाने के बाद कहाँ भेज रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, उससे आयकर विभाग को मतलब नहीं है। आयकर विभाग कहाँ खर्च करते हैं उस पर ध्यान नहीं देता, आयकर विभाग कहाँ से पैसा कमाया जाता है उस पर ध्यान देता है। ठीक है, तो अपन ने चूंकि भारत से कमाया है, तो देखो जयपुर, बिजनेस इन जयपुर करके लिखा है इंडिया में, तो पहली कंडीशन में भी 40,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, दूसरे वाले में भी 40,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, थर्ड वाले में भी 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन जब सबका टोटल कर देंगे, निवासी का टोटल आपका आ जाएगा 1,14,000, असाधारण निवासी का टोटल आपका आ जाएगा 94,000, और लास्ट में अनिवासी का टोटल आपका आ जाएगा 84,000। ठीक है, तो समझ में आ गया। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नई नई वैरायटी समझ में आ जाएगी, तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बस याद रखना है। जितने भी अपन सवाल अभी डिस्कस किए अपन लोग आज, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर पैसा भारत से कमाए हैं तो तीनों में टैक्सेबल कर दो। दूसरा पॉइंट, अगर भारत में प्राप्त किए हो तो भी तीनों में टैक्सेबल कर दो। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर विदेश में कमा रहे हैं और विदेश में ही अगर प्राप्त कर रहे हैं अपन लोग, तो साधारण निवासी में हमेशा टैक्सेबल करना है आपको, और थर्ड वाले में अनिवासी में कभी टैक्सेबल नहीं करना है। फर्स्ट और थर्ड में डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर कट, पहले वाले में टैक्सेबल करोगे, थर्ड वाले में टैक्सेबल नहीं करोगे। और बीच वाले असाधारण निवासी के लिए आप ध्यान रखना, अगर वो बिजनेस की इनकम है और उसका कंट्रोल भारत से है, तब वो सेकंड कंडीशन में टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपन लोग इतने सारे सवाल आज डिस्कस कर लिए। किसी को कोई डाउट है आज के डिस्कशन में? सर एक क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, पूछो। जैसे वो बिजनेस की इनकम नहीं है और वो भारत से भरे कंट्रोल होता है, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। अगर बिजनेस की इनकम है
और भारत से कंट्रोल है तभी वो टैक्सेबल है साधारण निवासी के लिए। मान लो जैसे रेंट के रूप में मिलता है तो हाँ नहीं टैक्स उसमें क्लियर कंडीशन बिजनेस की इनकम होना चाहिए और उसका कंट्रोल भारत से होना चाहिए। तो अगर कंट्रोल भारत से है मगर बिजनेस की इनकम नहीं है मान लो तो टैक्स जी नहीं सर। लगेगा। बिजनेस की होगी तभी टैक्स लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। बाकी अपन मंडे को बाकी जो एग्जाम्पल बच गए हैं उसको अपन आगे का डिस्कस करेंगे। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर।